नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ। आपको मैं आप लोग जी, आपको यहाँ अपने चैनल पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। बहुत-बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत आभार। मैं देखता रहता हूँ आपका आपको, आपके इंटरव्यूज़ को, दूसरे आर्टिस्ट को भी देखता रहता हूँ। जी, जी। एक्सपीरियंस लेता हूँ उनका भी, वो किस तरह से काम करते हैं। जी, नहीं, मुझे देखना मुझे इंटरव्यू देखना ख़ासकर अच्छा लगता है। जी, नहीं मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा हमेशा जो भी आता है उसको लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती है कि हमें हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारतीय आर्टिस्टों के लिए हमारे मन में जो इज़्ज़त है, वो दर्शाना भी उतना ही ज़रूरी है। होता क्या है कि जनरेशन आती है और वो डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, जिम ली और इन इन लोगों के प्रभाव में तो रहती है। लेकिन हमारे भारतीय आर्टिस्ट इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतने बेहतरीन काम है, पहले उस लेवल पे तो हम पहुँचे और उस लेवल पे पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो आदरणीय है उनकी इज़्ज़त की जाए और उनको बुलाया जाए। इसीलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखो जी, हम लोग तो काम किए जा रहे थे अभी तक ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म था नहीं। ऐसी कोई मतलब लगता नहीं था कि कोई इंटरव्यू भी आएगा कभी कभी कोई इस तरह से और मतलब पूछेगा हमारे को। आपका काम जग ज़ाहिर है, सबको पता है। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके काम का। मेरा पहला सवाल है, आखिर आप आर्टिस्ट बने कैसे? आर्टिस्ट में कैसे बना मतलब कॉमिक आर्टिस्ट कैसे बना? आर्टिस्ट तो जो आता है इस लाइन में, कहीं न कहीं उसमें होता है। वो कहीं बचपन से आता है या किसी को देख कर आता है, क कैसे भी कहीं न कहीं से आ जाता है या फिर ब्लड में होता है, कोई पीछे आपके फादर या रिलेशन में कर रहा होता है काम। तो उतना तो मेरे अंदर था कि मैं अपने स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के स्कूल के अपने स्टूडेंट जो मेरे साथी थे, उनके पोर्ट्रेट वगैरह बना देता था। तो कोई अखबारों में चित्र होते थे, उनको बना लेता था। कॉमिक में मैं बहुत बाद में आया हूँ। बाद में देखना शुरू किया मैंने। पहले मैं पत्रिकाओं वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। जैसे दुकानों से खरीद के हम लोग छोटी-छोटी दुकानें होती थी, उनसे खरीद के पढ़ते थे या जी, किराए पे लेकर पढ़ते थे। तो मेरा चंदा मामा आ गया, पराग हो गया और हिंदुस्तान टाइम्स की थी, कादम्बनी हो गया, फिर कॉमिक थोड़ा बाद में आया, इंद्रजाल वगैरह कॉमिक था। इंद्रजाल में पैंटम, मैंड्रेक और यहाँ तक कि वो भी बहादुर भी मैं काफ़ी अच्छा लगता था मुझे पढ़ता था मैं उसको। जी हाँ, शौक था मुझे, चित्र बनाने का बहुत शौक था, बहुत बनाता था। जी, फ़ोटो आता तो पोर्ट्रेट वगैरह में ही चलता था उस वक़्त, कॉमिक आया नहीं था। फिर मेरे एक फ्रेंड है मतलब वो एयर फ़ोर्स में है। वो कहीं विनोद जी उस वक़्त हमारे मैं सुल्तानपुरी में रहता था। तो विनोद जी वहाँ पर उनका कुछ अपने उस्ताद जी से कुछ हुआ होगा डिस्प्यूट, जी, वो वहाँ रहने आए थे सुल्तानपुर में। तो हनीफ जी और वो साथ में मिलकर वो आर्ट वगैरह का करते थे, कॉमिक वगैरह या मधु मुस्कान में काम था उनका, मोटू पतलू वगैरह बनाया करते थे वो लोग। जी, मेरे मित्र थे, गुड्डू मैं बोलता हूँ उनको, तो उन्होंने उनसे बात किया होगा। उन्होंने मेरा मेरा काम देखा हुआ था, मैं जो करता था। तो उन्होंने उनसे बात किया कि एक ऐसा लड़का है, तो उसका भी काम अच्छा है और अगर आप अपने आने देंगे उनको, तो कुछ सीख लेगा। तो उन्होंने मेरा परिचय विनोद जी से कराया। और ये कितने साल पहले की बात है सर? ये करीब 85-86 के आसपास की बात। ओहो! तो उस वक़्त कॉमिक का उतना उनके पास भी काम नहीं था। मैं उनके यहाँ जाने लगा, देखने लगा कैसे काम होता है। पहले तो मैं जाने ही लगा। उन दिनों मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी नहीं था क्योंकि 85 में 84 के दिए हुए थे। उसके बाद वो 85 में फ़ादर की डेथ हो गई थी। तो वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मैं एक कंपनी में एक ट्रांसफ़ार्मर की कंपनी थी डेल्टा ट्रांसफ़ार्मर कीर्तिनगर में। तो मैं उसमें जॉब करता था उस वक़्त। मैंने अपना 10th क्लास पास किया था। 10th क्लास पास करके मैंने वो कंपनी में एज़ ए हेल्पर मैंने जॉइन किया था। जी,
और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। 7वीं 10वीं के बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ना शुरू किया, और साथ ही मेरे को विनोद जी से जब परिचय हो गया तो फिर मैं विनोद जी के पास भी जब मेरे को टाइम होता था, यानी संडे को मिलता था, देखता था उनके पास क्या काम है, उनके पास किताबें वगैरह होती थी या पेपर पेंसिल जो भी था, मैं उनके साथ उनको देखता था, उनके पास प्रैक्टिस करना करता था उनके साथ। शुरुआत तो ऐसी हुई, तो मुझे क्योंकि मैं बड़ा लड़का था अपने घर का, तो मेरा छोटी बहन है, भाई था उस वक्त मदद की, तो थोड़ा घर भी चलाना था। जी ऑब्वियसली। और क्योंकि विनोद जी से परिचय हो गया था तो फिर मेरा थोड़ा सा लगाव फिर उस तरफ जाने लगा, कॉमिक की तरफ, क्योंकि आर्ट तो ऐसे ही खींचता है अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्ट मेरे को खींच रहा था उस वक्त। तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि विनोद जी फिर उनका अपने गुरुजी से पैचअप हो गया, फिर वो उधर पटेल नगर चले गए कानपुर से। जी हाँ। तो फिर मैं क्योंकि काम पर जाता था तो मैं सुबह निकल जाता था 5, जी तो मैं वहाँ जाता था विनोद जी के पास, फिर वहाँ देखता था कुछ काम वगैरह, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती थी, थोड़ा स्टूडियो वगैरह सफाई वफाई जो भी होता था वो कर लेते थे। तो विनोद जी फिर वहीं पे काम करने लगे, वहीं रहने लगे। मेरा रहता था, मैं सुबह निकलता था, फिर काम पर पहुँचता था, वहाँ पहुँचता था, फिर वहाँ से फिर काम पर आता था पैदल, वहीं से कीर्ति नगर में काम था, पटेल नगर से पैदल आता था मैं। राज कॉमिक्स जब मैं सुल्तानपुर में विनोद जी के साथ था तो उनके पास गगन का प्रोजेक्ट आया था, गगन कॉमिक का। गगन। गगन कैरेक्टर था, तो उनको 4 पेज बनाने को मिला था, तो उन्होंने बना के दिया था। शायद आगे बात बन नहीं पाई, तब तक तो वो विनोद जी मधु मुस्कान के लिए मधु नाम का कैरेक्टर करते बना जी रहे थे। जी जी हाँ। लोग उसमें थोड़े बहुत जो हमारे कलर लगा देना है वो सब कलर स्कीम वगैरह हम लगा के देते थे, फोटो जी स्टेट कराना, कलर स्कीम। बाकी देख कर ही सीखा जाता है, क्योंकि किस तरह से काम करना है। आप वैसे रफली तो कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन कॉमिक एक अलग फील्ड है, जी हाँ। उसके लिए तो आपको सीखना जरूरी है। जितना आपको नॉलेज होगा, क्योंकि नॉलेज बहुत मायने रखती है। तो वो सिलसिला तो मेरा चल ही रहा था। फिर विनोद जी राज राज कॉमिक से उनका टाई अप हुआ, वो हॉरर सीरीज शुरू हुई उनके पास। उससे पहले हम मोटू पतलू वगैरह बनाते थे वहाँ हम्म। पे, के लिए मायापुरी वालों के लिए बजाज बजाज थे। उसमें कलर स्कीम वगैरह कहानियाँ सोच लेते थे हम लोग, आइडिया बनाते थे, 8-8 पेज क्योंकि बनाने होते थे। तो उसके बाद फिर उनसे कांटेक्ट हुआ राज जी से। तब तो मैं राज में भी जा चुका था एक आध बार, क्योंकि तब राजकुमार जी संजय गुप्ता जी के पिताजी थे, तो वो क्योंकि हमारे गुरु जी थे वो धम्मी जी, एमएस धम्मी थे, जी नॉवेल्स के कवर आर्ट्स किया करते थे, नॉवेल्स के जो टाइटल होते थे। तो एक बार मैं जाना हुआ था राज कॉमिक्स में उस दौरान, क्योंकि वहाँ से कुछ टाइटल्स मुझे लेके आने थे, तो वो उतना ही गया था मैं। जी बाकी तो विनोद जी और उनका टाई अप हो गया था, तो हॉरर सीरीज हम लोग कर रहे थे इस वक्त। जी। आपका शुरुआत में सर जो कहा जाए जो आर्ट वर्क रहा कॉमिक, जब आपने कॉमिक्स के लिए काम शुरू कर दिया, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत में हमेशा से ही आपका पेंसिलिंग स्केचिंग की तरफ था या कलरिंग? नहीं, कलरिंग तो विनोद जी के लिए किया था, क्योंकि अच्छा। हॉरर सीरीज में हमने कलरिंग स्टार्ट किया था। कॉमिक्स की बातें हम कर रहे हैं, तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि मैंने लगभग हर किसी से किया है जो भी चैनल पे आया है, और वो बहुत ही स्वाभाविक है। सन 2000 के बाद से खास तौर से कॉमिक्स की पढ़ाई के पढ़ने में गिरावट आई थी, डाउनफॉल आया था। भारत में आखिर ऐसी क्या चीज रही जिसकी वजह से बीच में वो दौर ड्रॉप हुआ था, और आज भी उसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। आज की जनरेशन पढ़ने से ज्यादा मोबाइल में ज्यादा रहती है। जी, आप बताएं सर। इसका रीजन मोबाइल और इंटरनेट और ये सब तो रहा ही है। खैर, ज़्यादा लोग इस तरफ बिजी हो गए, जी खासकर इंटरनेट। शुरू में तो इंटरनेट था, फिर बाद में मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में ज़्यादा खींच लिया अपनी तरफ। आर्ट को मैं ये मानता हूँ कि
जब जब खासकर मैंने शुरू किया, जब वो एक दौर आया डाइजेस्ट आने का, तो उन दिनों रीडरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ तक कि किताब छपने से पहले उनके पेज जो है वो प्रिंटर से गायब हो जाते थे और दुकान पर आके ब्लैक होते थे। जी यहाँ हाँ। तक ये सिचुएशन आ गई थी, और रीडर बहुत ईगरली वेट करते थे कि कब आएगी, कब सेट आएगा, कब सेट आएगा। क्योंकि हम लोग हमारे आसपास की जो छोटी छोटी शॉप से जहाँ पर कॉमिक हम किराए पे ले सकते थे या खरीद सकते थे, जी हम लोग रेगुलर जाते रहते, तो हमें पता था कि क्या किसकी क्या वेट हो रही है और कौन सी कॉमिक ब्लैक होने जा रही है। यहाँ तक कि फोटो स्टेट भी लोग खरीदने को तैयार रहते थे। फोटो स्टेट उनकी फोटो स्टेट कराते और किताबें खुद ही बना लिए जाती थी, और वो तो तैयार थे लोग खरीदने के लिए। माय गॉड। तो जब इतना इतना इंडस्ट्री को बूम मिला था, जी हाँ। जब मतलब इतनी कमाई होने लगी, लोग डाइजेस्ट मोटी मोटी किताबें निकालने लगे, और पूरे सेट के सेट के फार्मूले पे आ गए कि सेट बेचेंगे पूरा, सिंगल कॉपी नहीं बेचेंगे। यहाँ तक भी हो गया। डाउनफॉल होने का रीज़न है कि जब इतनी कमाई होने लगी तो दूसरे लोग खींचे इस तरफ, जिनको कॉमिक से कोई मतलब नहीं था, कोई उनके अंदर कोई ऐसा कोई जुनून नहीं था, और उन्होंने किताबें निकालनी शुरू की। कुछ कुछ ऐसी किताबें भी निकाल दी, कुछ ऐसी पेज लगा के निकाल दिए, यानी कि आप सोच लो कि वो पॉर्न बना दिया एक तरह से किताबों को, कॉमिक को। हाँ। तो आप ये देखोगे, जो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को दिला रहा है किताब और वो उस तरह की किताब को उसके अंदर देगा, तो पीछे पीछे खींचेगा। बहुत लाजमी है। तो मतलब लोगों ने कुछ भी बेचना शुरू कर दिया, जबकि अभी अभी तक क्या चला रहा था, या तो राजा रानी की कहानियाँ थी, उसके बाद थोड़ा सा हॉरर हॉरर आ गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा जी हाँ। फिर करेक्टर बिकने लगे, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, थोड़ा पैसा इस तरफ कम मिलने लगा जी। आर्टिस्ट आर्टिस्ट लोगों को, और क्या कमाई कम हो गई एक तरह से, किताबें कम बिकने लगी। तो एक तरह से हर तरफ फिर एक पैनिक जैसे फैलता है ना, तो आर्टिस्ट भी दूसरी चीज़ें ढूंढने लगे, चिल्ड्रन बुक्स की तरफ चले गए बहुत सारे आर्टिस्ट। जी। तो थोड़ा सा मुझे याद है कि एस्ट्रोटोन उस वक्त आया था, जी। तो उस तरफ भी एनिमेशन और वो सब शुरू हो गया था, क्योंकि थोड़ा डिजिटाइज हो रहा था, हो रही थी चीज़ें, उस तरफ भी लोग जाने लगे। जी। तो जिनको जिनको जुनून था वही जुड़े रहे इससे, और मतलब एक तरह से घाटे में भी जुड़े रहे, बाकी तो जो कमाने आए थे वो तो भागे भागे से। जी। जी। पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने मनोज मनोज कॉमिक से पहले शुरू किया था। मेरा जी। पहला जो डाइजेस्ट मैंने बनाया था, उनके लिए भी हॉरर बनाया था मैंने, हॉरर से शुरू किया था। एक हॉरर हॉरर कॉमिक बनाया था मैंने, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने डाइजेस्ट से शुरू किया, मॉडल नंबर 402 और 457 के जी। विध्वंस बनाया, तो तरह से काम किया मनोज के लिए। ये सारे आप फिर जो आप नाम नाम ले रहे हैं, मैं इन एक एक नाम पे पूरी पूरी वीडियो खींच सकता हूँ मैं। चार सिर शैतान के, ओहो, ये सब आप यादें याद दिला दे रहे हैं मुझे। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि बहुत सारे जो नए पब्लिशर आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा अच्छा काम किया, आर्टिस्ट काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और नॉलेज लेना आजकल आसान हो गया है। अगर आपको कोई भी काम करना है, बिल्कुल। आपको अगर परमाणु संयंत्र पे काम करना है, तो आप नॉलेज ले सकते हो उसके बारे में। आपको अगर कोई गन गन खास तरह का गन चाहिए, आप उसका नॉलेज ले सकते हो। पहले हम लोग को ये सुविधा नहीं थी। बेशक। हम लोग तो कार भी नहीं जानते थे कैसा होता है, उसका हेडलाइट कैसा होता है। हमारे टाइम में अगर हमको
मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने को दे दिया जाता था, हमारे टाइम पे था ही नहीं वो मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो राइटर लिख के दे देता था, हम तो सोचने पड़ जाते थे कैसे बनेगा। तो सब कुछ है आपके आपके एक क्लिक पर सब सारी नॉलेज ले सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का आपका राइटर आर्टिस्ट सब मैच्योर हो रहे हैं जी हाँ, और निकालने अच्छा काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी और अच्छा करना चाहते हैं। और उसमें ये क्या है कि प्राइस बढ़ने लगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा और आपको अच्छा काम चाहिए, अच्छा कागज़ चाहिए, अच्छी प्रिंटिंग चाहिए। फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ गई हैं, जीएसटी वगैरह लगना शुरू हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जितनी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो सब पे तो जीएसटी आ रहा है, तो कीमत उतना बढ़ रहा है। तो जो भी निकलेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा और प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो कोई इस तरह कोई हट भी सकता है पीछे, कोई उसको अप्रिशिएट भी कर सकता है। जी जी मुझे मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लेके अच्छा काम हो सकता है और सभी मेहनत तो कर ही रहे हैं। जी जी। नहीं सर, मैं ये बात है, वाकई में मेहनत हो रही है। कहीं ना कहीं आज की जनरेशन पहले से ज्यादा, जैसे आपने अभी भी बोला, इंटरनेट नहीं था तो कमी भी थी उस चीज की। रेफरेंस कहाँ से लें? अब राइटर ने तो लिख दिया कहानी में जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन अब बनाना तो आर्टिस्ट को है, उसको विजुअलाइज तो आर्टिस्ट को करना है। तो ये बात देखा जाए तो और मन में इज्जत को और बढ़ा देती है कि आप लोगों ने कैसे किया वो काम उस समय पे सर। वो वाकई मुश्किल था, क्योंकि एक एक शब्द को उसका विजुअल बना के देना, एक शब्द कुछ कुछ सेंटेंस को उसका विजुअल बना के देना और वो उससे मैच खाना चाहिए। ऊपर जो कैप्शन लिखा है उससे मैच खाना चाहिए, डायलॉग लिखा है उसमें भी कुछ हिंट हो सकता है, जी उससे ही मैच खाना चाहिए, कहीं वो अलग ना हो जाए। डायलॉग कुछ और बोल रहे हैं, शक्ल चेहरे पे कुछ और है, हाथ के इंप्रेशन कुछ और है, जी ऐसा ना हो जाए। तो उस वक्त तो मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। कॉमिक आर्टिस्ट को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कितने ऐसे मैं समझता हूँ कि फैंस होंगे कॉमिक बुक्स के जो दोबारा कॉमिक्स ले रहे हैं, लेकिन अब वो विध्वंस के पीछे का चेहरा कौन है, वो हाथ किसके थे, वो उनको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से सर उन सभी यादों के लिए, उन सभी बचपन के लिए, अब जो बचपन आपके आर्ट वर्क के द्वारा बना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कोई कोई काम करता है, एक आदमी के अंदर एक जुनून तो रहता ही है, कुछ कोई भी नशा रहता है। ये हमारा नशा है एक तरह से। अगर हम ये नहीं करते ना, ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से नशा लेना है कि अगर हम कॉमिक बना रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि हमने उस टाइम पे भी नहीं छोड़ा जब हमको कुछ मिलता नहीं था। जब हम 0% पे आ गए तब भी हमने कॉमिक को नहीं छोड़ा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, और जब भी हम मिलेंगे इस मुस्कुराहट के साथ ही मिलेंगे। और अब जब जान लिया है एक दूसरे को, तो साथ में बैठ के चाय पीने का लुत्फ ही अलग होगा कुछ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा सर, कभी नमस्कार। नमस्कार।